हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे हेलोवीन फ्रेंचाइजी की 13वीं फिल्म हेलोवीन एंड्स को, जिसे हाल ही में रिलीज किया गया है। इस फिल्म के साथ ब्लमहाउस वाली टाइमलाइन का एंड हो जाएगा। अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है पिछली फिल्म से ठीक 1 साल बाद, यानी कि 2019 की हेलोवीन की रात से। हम कोरी कनिंघम नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे जेरेमी नाम के एक बच्चे की बेबी सिटिंग करने के लिए बुलाया गया था। जेरेमी के पेरेंट्स कोरी को सब कुछ समझाकर एक पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। अब कोरी जेरेमी के साथ द थिंग नाम की मूवी देखने लगता है और जेरेमी से काफी अच्छे से बात करता है। लेकिन जेरेमी एक बदमाश बच्चा था। वो कोरी के साथ काफी रूडली बात करता है और ये भी कहता है कि माइकल मायर्स यहाँ आकर कोरी को मार देगा। कुछ देर बाद जब कोरी किचन से वापस आता है तो जेरेमी कहीं गायब हो गया था। कोरी उसे पूरे घर में खोजते हुए आखिर में ऊपर एटिक में जाता है और अचानक ही कोई एटिक का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। असल में जेरेमी ही कोरी के साथ मस्ती कर रहा था। कोरी जेरेमी से कहता है कि वो जल्दी से दरवाजा खोल दे, लेकिन जेरेमी उसकी नहीं सुनता। कोरी को गुस्सा आने लगता है और वो लात मारकर दरवाजे को तोड़ देता है। लेकिन कोरी ठीक बाहर ही खड़ा था, जो कि दरवाजा लगने से सीढ़ियों से नीचे जा गिरता है। ठीक इसी समय उसके पेरेंट्स वापस लौट आए थे और उनके सामने ही जेरेमी नीचे गिरता है। जेरेमी की मौके पर ही मौत हो जाती है और उसकी मदर को लगता है कि कोरी ने जानबूझकर उसे मार दिया। फिर मर्डर के इल्जाम में पुलिस कोरी को अरेस्ट करके ले जाती है और वो सबको यही समझाता रहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। इसके बाद कहानी 3 साल आगे जाती है। हमें पिछली तीनों मूवीज का एक छोटा सा रिकेप दिया जाता है कि कैसे माइकल मायर्स 4 साल पहले जेल से भाग निकला था और उसने हेडोनफील्ड में न जाने कितने लोगों को मार डाला था, जिसमें लोरी की बेटी कैरन भी शामिल थी। उस दिन के बाद से माइकल को किसी ने नहीं देखा, लेकिन 4 साल के बाद आज भी हेडोनफील्ड शहर में माइकल की दहशत फैली हुई है। लोरी ने सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी जीने का फैसला किया है। उसने हेडोनफील्ड में ही एक नया घर लिया था जहां वो अपनी पोती एलिसन के साथ रहती है और उसकी मुलाकात ऑफिसर हॉकिंस से भी होती रहती है, जहां दोनों ही एक दूसरे पे लाइन मारते हैं। हॉकिंस ने लोरी को अपनी लाइफ और माइकल पर एक बुक लिखने का आइडिया भी दिया था जिस पर लोरी काम कर रही है। लोरी को कई बार टाउन के लोग 2-4 बातें भी सुना देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि माइकल के किए कांड के लिए लोरी जिम्मेदार है। यहाँ हमें पिछले पार्ट से एक विक्टिम भी देखने को मिलती है जिसके गले में माइकल ने ट्यूबलाइट घुसा दी थी। वहीं एलिसन अब हेडोनफील्ड हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। रास्ते में उसे डग नाम का एक पुलिस ऑफिसर मिलता है। एलिसन असल में डग को डेट किया करती थी, लेकिन अब वो एलिसन का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। एलिसन जिस ब्रिज पर थी ठीक उसके नीचे हम एक होमलेस आदमी और एक सीवर को देखते हैं। असल में पिछले 4 साल से माइकल उसी सीवर के अंदर छुपा हुआ है। आखिर में हम कोरी को देखते हैं जिसे पुलिस ने रिहा कर दिया था क्योंकि जेरेमी की मौत एक एक्सीडेंट थी। लेकिन फिर भी कोरी को पूरा टाउन एक चाइल्ड किलर की नजरों से देखता है और उससे नफरत करता है। वो अपने स्टेप फादर रोनाल्ड के साथ एक कार डंपयार्ड में मैकेनिक का काम करता है, जहां पर पुरानी कारों को श्रेडर में डालकर कचुम्बर बनाया जाता है। कोरी के डैड उसे एक पुरानी बाइक गिफ्ट में देते हैं क्योंकि वो अभी तक साइकिल चला रहा था। घर जाते समय जब कोरी एक स्टोर के पास होता है तब एक लड़का टेरी अपने दोस्त बिली, स्टेसी और मार्गो के साथ कोरी को बुली करने लगता है। टेरी पहले तो उसे अंदर जाकर उन सब के लिए बियर खरीदने को बोलता है क्योंकि वो लोग अंडर एज थे और कोरी के साफ मना करने पर वो लोग उससे काफी बदतमीजी भी करते हैं और धक्का मुक्की में कोरी का हाथ एक ग्लास से कट जाता है। तभी लोरी यहाँ आ जाती है और उन सबको कोरी से दूर होने को बोलती है, जिसमें वो लोरी को भी 2 बातें सुनाकर स्टोर में चले जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही पूरे टाउन में फेमस थे। अब लोरी अपना एक चाकू निकालकर कोरी को देती है, जिससे कोरी उस लड़के की कार का टायर पंक्चर कर देता है। इसके बाद लोरी कोरी को हॉस्पिटल लेकर आती है, जहां एलिसन कोरी को पहली नजर में ही लाइक करने लगती है। कोरी की मरहम पट्टी के दौरान यहाँ का डॉक्टर एलिसन को थोड़ा डांट देता है, जिस पर कोरी एलिसन से कहता है कि उसे पलटकर जवाब देना चाहिए, जिस पर एलिसन बताती है कि कुछ दिनों में उसका प्रमोशन होने वाला है, इसलिए अभी वो चुप रहना पसंद करती है। दोनों में बहुत बातें होती है और एलिसन कोरी को अपने साथ एक कॉस्ट्यूम पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करती है। लोरी भी असल में यही चाहती
थी ताकि एलिसन भी थोड़ा फन कर सके। वहीं इधर कोरी की मदर बहुत बुरी थी और छोटी छोटी बातों पर उसे डांटा करती थी। अगले दिन एलिसन कोरी के यहाँ अपनी कार सुधराने लाती है और दोनों में और ज्यादा बॉन्डिंग हो जाती है। शाम को दोनों एक साथ कॉस्ट्यूम पार्टी में जाते हैं जहाँ कोरी ने एक स्केरक्रो का मास्क पहना हुआ था और कोरी भी अब अपने पास्ट को भुलाकर एलिसन के साथ लाइफ एंजॉय करने लगा था। लेकिन पार्टी में ही उसे जेरेमी की मदर मिल जाती है जो कि उसे सबके सामने गालियां देने लगती है कि वो उसके बच्चे को मारकर यहाँ नाच रहा है। ये सब सुन कोरी को बहुत बुरा लगता है और वो पार्टी से जाने लगता है। एलिसन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोरी उसे भी दो बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वही चार बुली कोरी के पास आकर रुकते हैं और फिर से उसे परेशान करने लगते हैं। कोरी भी इस बार टेरी को पलटकर कहता है कि उसका बाप उससे नफरत करता है। इसी का गुस्सा वो कमजोरों पर निकालता है। ये सुनकर टेरी को गुस्सा आता है और वो धक्का देकर कोरी को ब्रिज से नीचे फेंक देता है और कहीं कोरी मर न गया हो ये सोचकर चारों तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर नीचे कोई अनजान शख्स कोरी की बॉडी को खींचकर सीवर के अंदर ले जाता है। कोरी की आंख खुलती है और वो इस गटर में से बाहर जाने का रास्ता खोजता है लेकिन तभी माइकल मायर्स कोरी का गला पकड़ लेता है। इस दौरान दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और किसी कारण से माइकल कोरी को जिंदा छोड़ देता है। कोरी गिरता पड़ता बाहर निकलता है और बाहर उसे वही होमलेस आदमी मिलता है। वो बताता है कि माइकल जितने भी लोगों को आज तक अंदर लेकर गया है वो कभी वापस नहीं आए, तो तुम्हें उसने क्यों छोड़ दिया। वो आदमी चाकू दिखाकर कोरी को वापस अंदर भेजने लगता है और ये भी कहता है कि मुझे उसका मास्क ला कर दो, अब मैं माइकल बनूंगा। लेकिन बदले में कोरी उसे ही कई बार स्टैब करके यहाँ से भाग जाता है। कोरी भागकर अपने घर आता है और हम देख पाते हैं कि यह पहले वाला कोरी नहीं रहा। इसके अंदर अब तक टाउन के लिए जो भी गुस्सा था वो माइकल की आंखों में देखने से ट्रिगर हो गया है। दूसरी तरफ एलिसन को मिलने वाला प्रमोशन एक दूसरी नर्स डेब को मिल जाता है क्योंकि असल में उसका डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा था। इसके बाद लोरी खिड़की से कोरी को ठीक वैसे ही खड़ा देखती है जैसे माइकल खड़ा हुआ करता था, जो देख लोरी डर जाती है। कोरी उससे कहता है कि वो बस एलिसन से मिलने आया है। कोरी एलिसन से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और दोनों वॉक पर निकल जाते हैं। वहीं लोरी समझ गई थी कि कोरी के साथ कुछ तो हुआ है। इधर कोरी एलिसन को वही घर दिखाने लाता है जहां उस बच्चे जेरेमी की मौत हुई थी और तभी से ये घर खाली पड़ा है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां दोनों ही इस टाउन को छोड़कर भाग जाने की बातें कर रहे थे क्योंकि वैसे भी ये टाउन उनसे नफरत करता है। लेकिन एलिसन लोरी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती वरना वो पूरी तरह पागल हो जाएगी। तभी एलिसन का एक्स डग यहाँ आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है, जिससे गुस्सा होकर कोरी डग पर चिल्ला देता है और डग चुपचाप अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। एलिसन को घर छोड़ने के बाद कोरी उसी सीवर के पास जाता है और वो जानता था कि डग उसका पीछा कर रहा था। डग को यहाँ पर उसी होमलेस आदमी की लाश मिलती है। तभी कोरी डग पर अटैक कर सीवर के अंदर चला जाता है। अब डग भी उसके पीछे अंदर जाता है जहाँ माइकल मायर्स उस पे हमला कर देता है, लेकिन डग एक लात मारकर माइकल को गिरा देता है। इसके बाद कोरी डग को पीटकर पकड़ लेता है और माइकल को उठने को बोलता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि माइकल इतना कमजोर कैसे हो गया, तो पिछले पार्ट में ही ये स्टैब्लिश किया गया था कि माइकल जितने ज्यादा लोगों को मारता है वो उतना ही ताकतवर हो जाता है। इसीलिए पिछले दोनों पार्ट्स में माइकल इतना स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अब वो 4 सालों से सीवर के अंदर है और उसने यहाँ 2-4 लोगों को ही मारा होगा, जिसकी वजह से माइकल बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है और वो एक बूढ़े आदमी की तरह चलते हुए भी कांप रहा था। खैर माइकल अपना नाइफ निकालता है और उससे डग के सीने में बार बार स्टैब करने लगता है, जिससे उसे थोड़ी बहुत ताकत मिल जाती है और कोरी भी समझ जाता है कि माइकल किल कैसे करता है। इसके बाद कोरी सीधा एलिसन के पास जाता है और पूरी रात वहीं गुजारता है। अब लोरी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और हम देखते हैं कि माइकल भी अब सीवर के बाहर निकल आया है। लोरी लिंडसी से इस बारे में बातें करने जाती है कि उसे कोरी की आंखें बिल्कुल माइकल के जैसी शैतानी लग रही है और यहाँ उसे जेरेमी का फादर भी मिलता है और वो भी बताता है कि उसे कोरी बहुत ही मासूम लड़का लगता था और उसके बेटे की मौत के लिए भी उसने कोरी को माफ कर दिया था। लेकिन हाल ही में जब उसने कोरी को देखा तो वो बिल्कुल बदल गया था। अगले दिन वो डॉक्टर नर्स डेब को अपने घर लेकर आता है। जब डेब शावर लेने जाती है तो उसे डॉक्टर के चीखने की आवाजें आती है। वो नीचे आकर देखती है कि कोरी, जिसने वही स्केरक्रो वाला मास्क पहना था, वो डॉक्टर को बेरहमी से स्टैब किए जा रहा था। वो डेब पर भी अटैक करता है, लेकिन डेब दरवाजा बंद करके उसे बाहर ही रोक देती है। वो पुलिस को कॉल कर बुलाने लगती है और कोरी उसका मुंह देखता रह जाता है। लेकिन तभी पीछे से माइकल मायर्स
चार्ल्स आता है। वो डेब को उठाकर दीवार से टिकाता है और फिर उसके सीने में चाकू मारकर उसे दीवार पर ही लटका देता है। एंड ये आइकॉनिक किल हम सीरीज में पहले भी देख चुके हैं। इसके बाद कोरी एलिसन के साथ टाइम स्पेंड करता है। वो दोनों एक रेडियो स्टेशन की छत पर भी जाते हैं, लेकिन वहाँ का आरजे उन दोनों को बुरा भला कहकर उसकी प्रॉपर्टी से चले जाने को बोलता है। ये आरजे दिन भर बस माइकल की बातें ही करता था और अब एलिसन भी डिसाइड कर लेती है कि वो दोनों इस टाउन को छोड़कर भाग जाएंगे। कोरी जब वापस अपने घर जाता है तो उसकी मदर उसे लात मारकर घर से बाहर निकाल देती है और कोरी उसी जेरेमी वाले घर में रात गुजारता है, बल्कि वो ठीक उसी जगह सोता है जहाँ जेरेमी गिरा था। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो लोरी वहाँ बैठी हुई थी। वो कोरी से कहती है कि वो उसकी पोती से दूर रहे और वो जान गई है कि कोरी अब एक अच्छा इंसान नहीं है। कोरी उससे साफ साफ कह देता है कि अगर एलिसन उसकी ना हुई तो किसी की नहीं होगी। अब ये सुन लोरी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद कोरी एलिसन को कॉल कर झूठ बोलता है कि उसकी दादी ने उसे मारने की धमकी दी है और वो दोनों आज रात 9 बजे ही ये शहर छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन जाने से पहले कोरी उन सभी लोगों से हिसाब बराबर करना चाहता था जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया है। और आज हेलोवीन का दिन था। सबसे पहले वो वापस उसी सीवर में जाता है। वहाँ जाकर वो माइकल से लड़ाई करता है और उससे उसका मास्क छीनकर चला जाता है। वहीं माइकल अपने अंडरटेकर स्टाइल में उठता है। इधर एलिसन भी अपना सामान पैक कर रही थी। लोरी उसे जाने से मना करती है और बताती है कि कोरी अब बिल्कुल माइकल के जैसे बिहेव करने लगा है। लेकिन प्यार में अंधी एलिसन कुछ नहीं सुनती, बल्कि वो भी माइकल के किए और अपने पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार लोरी को ही ठहरा देती है। इधर कोरी सबसे पहले उन पुलिस की कार पे स्क्रैच कर देता है, जिससे वो कोरी का पीछा करते हुए उसके जंक यार्ड में पहुंच जाते हैं। यहाँ उसके डैड रोनाल्ड भी थे, लेकिन वो वीडियो गेम खेल रहे थे। अब कोरी सबसे पहले बिली को मारता है। इसके बाद अपने टो ट्रक से वो मार्गो को कुचल देता है और फिर एक टूल से स्टेसी को मार देता है। वहीं टेरी भागते हुए रोनाल्ड के पास मदद मांगने जाता है। रोनाल्ड टेरी को एक बंदूक देता है और खुद भी एक पिस्टल लेकर बाहर निकलता है। बाहर वो कोरी को माइकल की कॉस्ट्यूम और मास्क के साथ देखता है। इधर टेरी कोरी पर निशाना लगाकर शूट करता है, लेकिन उसे बचाने रोनाल्ड सामने आ जाता है और खुद मर जाता है। इसके बाद माइकल मतलब कोरी टेरी को पकड़ता है और उसके मुंह में वेल्डिंग मशीन चालू करके छोड़ देता है, जिससे टेरी की भी मौत हो जाती है। इसके बाद कोरी अपने टो ट्रक में अपने ही घर जाता है और किचन में से एक नाइफ उठाकर अपनी मदर को मार देता है। फिर वो जाता है उस बदतमीज आरजे के यहाँ। पहले वो उसकी असिस्टेंट को मारता है और फिर आरजे को पीट पीट कर उसकी जबान काट देता है, जिसकी वजह से फिर गाने अटक अटक के चलते हैं। अब कोरी को सिर्फ एक इंसान को रास्ते से हटाना था और वो थी लोरी। इधर दूसरी तरफ एलिसन कोरी के बताई जगह पर उसका वेट कर रही थी, लेकिन कोरी का कोई अता पता नहीं था। उसे लोरी के बार बार कॉल आ रहे थे जिनको वो इग्नोर कर रही थी। इधर अब लोरी पूरी तरह से निराश हो जाती है, क्योंकि खुद उसकी पोती उसके साइड नहीं थी। तो वो पुलिस को कॉल कर उन्हें खबर देती है कि उसके घर में एक सुसाइड हुआ है और फिर वो अपनी पिस्टल निकालकर खुद को मारने की कोशिश करती है। असल में कोरी घर के पास ही था और गोली चलने की आवाज सुनते ही वो दरवाजा खोलकर देखता है, लेकिन सरप्राइज, लोरी तो बस नाटक कर रही थी। वो कोरी को 2 बार शूट करती है, जिससे वो नीचे जा गिरता है। इसी समय एलिसन भी वापस लौट आई थी। कोरी की सारी पोल पट्टी खुलने वाली थी और इसीलिए कोरी अपना चाकू उठाकर खुद के गले में ही मार लेता है। एलिसन जब अंदर आती है तो उसे यही लगता है कि लोरी ने चाकू से बेचारे कोरी को मार दिया। एलिसन उसके लिए बहुत रोती है और फिर यहाँ से चली जाती है। अब इधर लोरी भी बैठकर रोने लगती है, लेकिन तभी उसे घर में किसी के कदमों की आवाज आती है। ये ओरिजिनल माइकल मायर्स था, जो अपना मास्क वापस लेने आया था। माइकल पहले तो अपना मास्क वापस पहनता है और फिर कोरी, जो कि अभी तक जिंदा था, उसे मार देता है। और अब बारी थी लोरी की। लोरी पहले माइकल पर अटैक करती है और दोनों में काफी लड़ाई होती है, जिसमें माइकल ने लोरी को मार ही दिया था। लेकिन लोरी माइकल का मास्क निकाल देती है तो माइकल अपना मास्क ठीक करने में लग जाता है और इतने टाइम में लोरी माइकल का चाकू उसी के हाथ में घुसा देती है, जिससे वो टेबल से चिपक जाता है। इसके बाद लोरी एक चाकू उठाकर माइकल के दूसरे हाथ को भी टेबल में घुसा देती है और आखिर में अपना फ्रिज माइकल पर पटक देती है, जिससे माइकल अब पूरी तरह से फंस गया था। अब लोरी माइकल का मास्क निकालकर फेंक देती है और कहती है, मुझे लगता था तुम बूगीमैन हो, लेकिन तुम बस एक पागल बुढ़े इंसान हो। इतना कहकर लोरी माइकल का गला काट देती है, लेकिन तभी माइकल अपना हाथ छुड़ाकर लोरी का गला दबाने लगता है और अब तो लोरी को भी मरने का कोई डर
नहीं था। हमें इन दोनों के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जिनसे ये फ्रेंचाइजी शुरू हुई थी और अब शायद इन दोनों के मरने पर ही खत्म होगी। लेकिन तभी एलिसन वापस लौटकर आ जाती है और माइकल का हाथ तोड़ देती है। अब लोरी माइकल के हाथ की नसें भी काट देती है। माइकल आखिर में था तो एक इंसान ही, इतना सारा खून बहने से माइकल की मौत हो जाती है। कुछ ही देर में हॉकिंस और बाकी पुलिस वाले यहाँ पहुँच गए थे। एलिसन उनसे कहती है कि माइकल मर गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं, और फिर वो दोनों माइकल की लाश को उठाकर अपनी कार के ऊपर बांध लेती हैं। इसके बाद लोरी सभी पुलिस कारों के साथ पूरे टाउन में माइकल का जनाजा निकालती है ताकि टाउन के लोगों के दिलों से माइकल का डर पूरी तरह से खत्म हो जाए। पूरे टाउन से रैली निकालने के बाद माइकल को उस कार जंकयार्ड में लाया जाता है। टाउन के लोग भी पीछे पीछे यहाँ आ गए थे, जिनमें हम उस बच्चे जूलियन को भी देखते हैं। सभी लोग माइकल की लाश को उठाकर एक मशीन तक पहुँचाते हैं जो और कुछ नहीं बल्कि श्रेडर मशीन थी। एलिसन मशीन को चालू करती है और लोरी माइकल की लाश को उस श्रेडर में डाल देती है, जिससे उसकी बॉडी के लाखों टुकड़े हो जाते हैं और फाइनली माइकल मायर्स का अंत हो जाता है। जी हाँ, माइकल मायर्स मर गया। कुछ दिनों में सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। टाउन के लोगों ने डरना छोड़ दिया था। एलिसन भी लोरी से माफी मांगती है और एक नई शुरुआत करने के लिए टाउन से बाहर चली जाती है। लोरी भी अपनी बुक को कंप्लीट कर लेती है और हॉकिंस और लोरी कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। आखिर के कुछ सीन में हम देखते हैं कि माइकल का मास्क अभी भी लोरी के घर में पड़ा हुआ है और इसी के साथ हेलोवीन का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कई सारे लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आ रही है, लेकिन मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही ज्यादा लॉजिकल एंड था ब्लमहाउस वाली टाइमलाइन के लिए। कई लोगों को माइकल का कमजोर होना और साइड लाइन हो जाना पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे हिसाब से ये जरूरी था। अगर माइकल पिछले पार्ट्स जितना ही पावरफुल होता, जिसमें 40-50 लोग की भीड़ मिलकर भी उसे नहीं मार पाई थी, तो इस मूवी में अकेली लोरी उसे कैसे ही मार देती, और अगर मार भी देती तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। ये बस एक सिंपल सी कहानी थी और मुझे तो इस फिल्म से ज्यादा कुछ शिकायतें नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ चीजें बेटर हो सकती थी। जैसे कि माइकल को इस फिल्म में बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया गया है, मतलब खुद से उसने सिर्फ एक किल किया है। खैर, तो दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से है जिन्हें ये फिल्म पसंद आई है तो कमेंट में यस लिखें, और अगर पसंद नहीं आई तो कमेंट में नो जरूर लिखें। खैर, अब ऐसा नहीं है कि ये सीरीज खत्म हो गई। कुछ 4-5 सालों बाद हमें एक नई हेलोवीन फिल्म जरूर देखने को मिलेगी। अब वो फिर से एक रिबूट होगा या इसी कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा, वो तो बाद में ही पता चलेगा। वैसे आपके हिसाब से माइकल की कहानी का अंत कैसा होना था, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। और सारा उसका भड़वा कहते हैं 1000 रुपए दो जगह मिलेगी। बैठो भाई, बैठो बैठो। अरे हम लोग यहाँ जग मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग।